हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है फिजिक्स का, उसके बारे में जो है हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बारे में हम लोग समझेंगे जो है हमारा कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ के बारे में आज हम लोग डिटेल जो है स्टडी करेंगे कि एक्चुअली जो है कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। तो कूलम्ब्स लॉ ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने पाया कि दो अगर चार्ज पार्टिकल है, अगर वो जो है रेस्ट में है, कुछ डिस्टेंस पर जो है सेपरेटेड है, तो उनके दोनों के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स होता है, वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, वो जो है दोनों जो चार्जेस होते हैं वो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर जो है और चार्ज पार्टिकल के अमाउंट ऑफ चार्ज यानी चार्ज के अमाउंट को अगर बढ़ा दिया जाए तो दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, आइदर वो अट्रैक्शन का या रिपल्सन का, उसका भी मैग्नीट्यूड जो है बढ़ जाता है। अगर जो है चार्ज पार्टिकल के चार्ज के अमाउंट को अगर हम क्या कर दें, रिड्यूस कर दें, कम कर दें, घटा दें, तो उस सिचुएशन में जो है चार्ज के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स होता है, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, घट जाता है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है उन्होंने जब पहला जो है अपना रिजल्ट निकाला, लेट सपोज कि दो चार्जेस हैं, जैसे हम मान लें कि एक चार्ज जो है यहाँ पर है, इसको लेट सपोज कि हम Q1 बोलते हैं, और इससे जो है R जो है डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज है Q2 है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है और R दिया हुआ है, R डिस्टेंस पे अगर दोनों सेपरेटेड हैं, तो ये दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा ये दोनों चार्जेस के बीच में, वो दोनों के मैग्नीट्यूड के जो प्रोडक्ट जो होता है, दोनों के जो है चार्ज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी चार्ज के अमाउंट को अगर हम बढ़ाएंगे तो दोनों के बीच जो है लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा, और जो है अगर चार्ज के अमाउंट को अगर हम घटा देंगे तो फोर्स का अमाउंट या फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, घट जाएगा। तो पहला जो है डिसीजन रिजल्ट उन्होंने यही निकाला। दूसरा डिसीजन ये था कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है होता है कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्सेज जो लग रहा है उसका जो है मैग्नीट्यूड घटेगा। अगर दोनों के बीच के जो है सेपरेशन को अगर हम कम करेंगे, डिस्टेंस यानी हम घटाएंगे, तो दोनों के बीच में जो लगने वाला जो फोर्सेज होते हैं, फोर्स होता है, उसका मैग्नीट्यूड जो है बढ़ेगा। तो डिस्टेंस बढ़ाने पर मैग्नीट्यूड जो है फोर्स का घटेगा, और डिस्टेंस अगर घटा दे जो फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ेगा। यही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा तीसरा जो है लॉ रिजल्ट उन्होंने ये निकाला कि ये जो फोर्स जो लगता है आइदर अट्रैक्शन या रिपल्शन का, ये जो फोर्स होता है ये दोनों चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन होता है उसी लाइन के लॉन्ग जो है ये एक्ट करता है। कि दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है उस सेम लाइन के लॉन्ग जो है एक्ट करता है। वो लाइन क्या होता है, वो लाइन दोनों पॉइंट चार्जेस को मिलाने वाला लाइन होता है। और चौथा पॉइंट उन्होंने ये निकाला, देखा कि जो है ऐसे अभी हम लोग जानते भी हैं जो लाइक चार्जेस होता है उसमें रिपल्सन होता है, और लाइक में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और पांचवा जो है उनका जो डिडक्शन था, पांचवा जो उनका रिजल्ट ये था कि अगर दोनों चार्जेस के बीच में अगर कोई मीडियम रख दिया जाए तब भी जो है उस जो फोर्स होता है वो फोर्स जो है अफेक्टेड हो जाता है। तो अगर दोनों के बीच में अगर कोई मीडियम अगर हम रख दें तो ये दोनों के फिर बीच में जो फोर्स लगने वाला है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड ये दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम होता है उस मीडियम पर भी डिपेंड करता है। तो एक एक करके हम लोग जो है इसको लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, according to Coulomb's law, the magnitude of force acting between
point charges at rest। पर ये कंडीशन जो है जरूरी है कि दोनों जो चार्जेज हो लाइक वो जो है पॉइंट की जैसा हो, बहुत छोटा हो, पार्टिकल लाइक जो है हो, और दूसरा चीज कि वो दोनों चार्जेज जो है रेस्ट में हो। तो ये दोनों के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स होगा है ना, वो फोर्स जो है पहला वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो दोनों जो है चार्जेस का। तो उसके बारे में लिखेंगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, is directly proportional to each charge। या magnitude of each charge लिखते हैं, directly proportional to magnitude of each charge। दूसरा कि जो दोनों जो चार्जेस हैं उनके जो बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ distance, the square of distance between them। यानी कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन? दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स। तीसरा पॉइंट है इज always acting along the same line joining the two charges। joining the two charges। तीसरा पॉइंट है is always acting along the same line joining the two charges। यानी कि उस सेम एक ही लाइन के अलाउंग काम करता है, एक्ट करता है। और वो लाइन कौन सा होता है? वो लाइन जो है दोनों चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन होता है वही लाइन होता है। और दो चार्ज के जो मिलाने वाला जो लाइन होता है उसी लाइन के अलाउंग जो है ये फोर्स जो है एक्ट करता है। तो तीसरा पॉइंट है। तो एक एक करके हम फिर से बोल दे रहे हैं। पहला ये है कूलम्ब्स लॉ है कि ये दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज। यानी कि हर एक जो चार्ज है वो हर एक चार्ज का क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा उस मैग्नीट्यूड का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा है इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि उल्टा होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड घटेगा। अगर डिस्टेंस को हम घटाएंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ेगा। तीसरा है इज ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। और वो जो फोर्स होता है वो एक ही लाइन के अलाउंग जो है काम करता है। वो लाइन जो है दोनों चार्ज का जो है मिलाने वाला लाइन होता है। तो दोनों चार्ज के मिलाने वाला जो लाइन होता है उसी लाइन के अलाउंग जो है ये फोर्स जो है एक्ट करता है। और चौथा हमारा है, तब तक के लिए आप लोग इसको लिख लें। चौथा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि इज अट्रैक्टिव इफ बोथ चार्जेस आर अनलाइक और अपोजिट साइंस एंड रिपल्सिव इफ बोथ चार्जेस आर लाइक दैट इज ऑफ सेम साइन। यानी कि अगर अनलाइक होगा, अपोजिट साइन का होगा तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और लाइक होगा यानी सेम साइन का होगा तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। और जो है चौथा या पांचवा रिजल्ट उन्होंने ये देखा कि दोनों के बीच में, दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम है वो मीडियम के ऊपर भी जो है ये फोर्स डिपेंड करता है, या फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है डिपेंड करता है। तो हम लोग लिखेंगे डिपेंड्स
on the nature of medium between two charged particles, यानी दो चार्ज पार्टिकल होगा और दोनों के बीच में जो मीडियम होगा उस मीडियम पर भी ये फोर्स जो है हमारा डिपेंड करता है। तब तक के लिए आप लोग इसको भी लिख लें। अब जैसे लेट अस सपोज हम लोग आगे जो है देखें, इसके बारे में समझे डिटेल। ये दो चार्जेज हैं, एक जो है लेट अस सपोज कि यहाँ पर है Q1 और इससे जो है R डिस्टेंस पर हम लोग जो है दो चार्ज Q2 को हम लोग रखे हुए हैं और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो लेट अस सपोज हमारा R है। तो दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसका फॉर्मूला हम लोग जो है निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेट अस सपोज दैट two charges Q1 and Q2 are separated by a distance of R. Then from Coulomb's law, we have F is directly proportional to the magnitude of product of two charges, यानी कि F is directly proportional to mod of Q1 and Q2 और साथ ही साथ ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और दोनों को एक साथ जो है हम कंबाइन करेंगे तो ये फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 इंटू Q2 mod of Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। और इसके बाद ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम हटाते हैं तो मालूम होगा कि एक जो है कॉन्स्टेंट्स हम लोग क्या करते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब कॉन्स्टेंट्स इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं ताकि लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो हमारा एक्सप्रेशन होगा, जो लेफ्ट साइड या राइट साइड का जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड जो है यूनिट जो है यूनिट क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो किसी भी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करने का मतलब यही होता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का यूनिट हमारा सेम हो। तो यहाँ पर जब जो है इक्वलिटी के साइन देंगे तो एक के जो है कांस्टेंट है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको लिखते हैं Q1 mod of Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, वेयर ये जो हमारा के है इसके बारे में हम लोग आगे पूरा डिटेल चर्चा करेंगे, उसके बारे में समझेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तब तक के लिए आप लोग यहाँ तक लिख लें, उसके बारे में हम लोग जो है आगे फिर डिटेल चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम बताए जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं ए बराबर के mod ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहाँ पर के जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ऑफ द गिवन मीडियम। यानी दोनों के बीच में जो मीडियम होता है उस मीडियम में क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है, जिसके बारे में हम बताएं कि आगे हम लोग पूरा डिटेल अच्छे से समझेंगे या उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक हम लोग लिख लें कि वेयर के इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी of the given
medium of the given medium, where K is called relative permittivity of the given medium, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं हम लोग, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम लोग जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो इसको भी आप लोग लिख लें कि वेयर के इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब कूलम्ब्स लॉ को हम लोग जो है वेक्टर फॉर्म में भी जो है लिख सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे उसके बारे में समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम लोग लिख ले कि कूलम्ब्स लॉ can be written as vector form as follow। तो वेक्टर फॉर्म हम लिखेंगे तो ये हमारा जब फोर्स होगा इसमें भी एरो नोटेशन होगा, वेक्टर का जो है साइन होगा, और ये हो जाएगा F बराबर के मोड ऑफ Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर जो है अब क्या करते हैं हम लोग, आर स्क्वायर होता है तो एक जो है यहाँ पर वेक्टर आर से जो है मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके जो है नीचे में हम क्या करते हैं एक और से जो है आर से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। या फाइनली इसको हम लोग लिख सकते हैं मोड ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब्ड आई इंटू आर वेक्टर आर। ये वेक्टर आर क्या है इसके बारे में हम बता रहे हैं। ये पोजीशन वेक्टर होता है किसका, जिस पर फोर्स लग रहा है, जिस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है उसका पोजीशन वेक्टर होगा उसके रिस्पेक्ट में जो फोर्स लगा रहा है। वेयर आर इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ force experiencing particle, force experiencing charged particle with respect to force exerting particle। तो इसको समझ लिया जाए बढ़िया से। ये रिकॉर्ड आया है कि ये जो हमारा आर है ये आर हमारा पोजीशन वेक्टर है, लेकिन किसका पोजीशन वेक्टर है, ये फोर्स एक्सपीरियंसिंग पार्टिकल जिसमें फोर्स लग रहा है उसका पोजीशन वेक्टर है। किसके रेस्पेक्ट में है, जो फोर्स लगा रहा है, फोर्स एक्सर्टिंग पार्टिकल, यानी जो फोर्स लगा रहा है उसके रेस्पेक्ट में। अब जैसे लेट सपोज ये दोनों हमारा जो है चार्जेस हैं Q1 और Q2 है, और इसके दोनों के बीच में जो है अगर जो फोर्स लग रहा है, अगर लेट सपोज कि हम देख रहे हैं कि इसके बारे में हम बात करें कि इसका जो है पोजीशन वेक्टर Q2 का या Q1 का, हम किसी का भी ले सकते हैं। अगर जो है लेट सपोज हम Q1 का ही हम जो है पोजीशन वेक्टर लें तो ये पोजीशन वेक्टर होगा, मान लीजिए लेट सपोज कि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो इसके डायरेक्शन में हमारा होगा ये आर जो हो जाएगा इसके डायरेक्शन में हो जाएगा, ये इसका जो है पोजीशन वेक्टर का हो रहा है। तो जिसका पोजीशन वेक्टर का आएगा उसी के डायरेक्शन में, उसी की तरफ हम तीर के निशान देंगे। और किसके रेस्पेक्ट में फोर्स कौन लगा रहा है, तो Q2 है, तो यहाँ पर ये हमारा पोजीशन वेक्टर इस तरह से हो जाएगा, है ना। Q1 के बारे में बात करेंगे, अगर Q1 का पोजीशन वेक्टर अगर मान लेंगे सपोज कि इसी पर फोर्स लग रहा है और ये Q2 फोर्स लगा रहा है, तो Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये जो है तीर का जो निशान होगा ये Q1 की तरफ होगा, और इसको इस तरह से R से जो हम डिनोट करते हैं। और लेट सपोज कि अगर Q2 के बारे में हम बात करेंगे कि Q2 पर फोर्स लग रहा है, Q2 जो है फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा है, तो अब यहाँ पर वेक्टर का नोटेशन जो क्या होता है Q2 की तरफ होता है, और जो है किसके रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो यह Q1 के रेस्पेक्ट में बात करेंगे कि इसलिए ये Q1 जो है Q2 पर फोर्स लगा रहा है।
तो ये आर जो पोजीशन वेक्टर होता है, जो एक फोर्स एक्सपीरियंसिंग जो चार्ज पार्टिकल होता है उसका पोजीशन वेक्टर होता है, किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो जो फोर्स लगा रहा है उस चार्ज पार्टिकल के रिस्पेक्ट में होगा। तो इस तरह से जो है हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। खैर न्यूमेरिकल बनाने में ये सब चीज़ का उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन कंसेप्चुअली कभी कभी जो है पूछा जा सकता है कि जो है कूलम्ब्स लॉ को एज ए वेक्टर के फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ के बारे में यही कूलम्ब्स लॉ है। इसके बारे में और जो है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, कंसेप्ट जो है, आगे नेक्स्ट वीडियो में जो है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बारे में हम लोग समझेंगे।